हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बीएसपी एससीएल की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो आज बच्चे हम जानने वाले हैं कि पहले जो इसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, मतलब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आज, और जीके के 10 क्वेश्चन आने हैं, ये आपको पता है। जीके के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। वन सेकेंड, मुझे थोड़ी कक्षा आपके खुल जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जीके के 10 क्वेश्चन आए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे रहने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बच्चे अगर हमारी गाइडेंस के साथ में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बीएसपी एससीएल का कोर्स जो है आपका है, आप लोग मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। जितने भी इसके पेपर हुए हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद में जो है इसकी नई सिरे से एमसीक्यू के साथ में जो है इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि समुद्र के द्वारा अलग किए गए दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, समुद्र के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा, ठीक है, पानी के द्वारा अलग किए गए दो बड़े भूभाग मतलब आप समझते हैं ना बच्चे, जो स्थलखंड होता है, लैंड एरिया होता है। ठीक है, दो तरफ जो है आपका लैंड एरिया है और इसको जो है एक पानी का चैनल जो है अलग करता है। तो उस पानी के चैनल को क्या कहा जाता है। यहाँ पे जो 4 शब्द आपके दिए हुए हैं, ये 4 शब्दों का मतलब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो है भूगोल से प्रश्न बना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका ज्योग्राफी से प्रश्न बना है, ये थोड़ा सा जानना आपको जरूरी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो शब्द है, सबसे आसान शब्द है, वो है आपका आइलैंड। आइलैंड यानी कि इसे कहते हैं द्वीप। द्वीप किसे कहा जाता है, जब कोई भूभाग हो, ठीक है, बीच में आपका एक लैंड एरिया है और चारों तरफ से जो है उसका पानी ही पानी से घिरा हुआ है, उसे कहा जाता है आइलैंड। उसके बाद है आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है बच्चे, जब स्थलखंड ऐसा हो कि 3 तरफ से जो है आपका वो पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, 3 तरफ से, जैसे भारत का दक्षिणी हिस्सा आप लोग देखेंगे तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो जब कोई ऐसा स्थलखंड हो जो कि आपका एक तरफ से लैंड एरिया से घिरा हो और 3 तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। अब ये जो 2 शब्द हैं आपके स्ट्रेट और इस्तुमस, ये दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, इनमें आप लोग को डिफरेंस समझाती हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। उसके देखिए, यहाँ पे आपको जो प्रश्न पूछा हुआ है वो इसके बारे में है। ये आपका बच्चे लैंड एरिया है, यहाँ पे आपका लैंड एरिया है, ठीक है, और इधर भी आपका कोई महासागर है, इधर भी आपका कोई महासागर है। दोनों महासागरों को अलग करने के लिए जो है आपका यहाँ पे क्या है, बीच में जो है आपका एक पतला सा जो है आपका भूभाग है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी भूमि नहीं है, लेकिन पतला सा जो है आपका एक चैनल बना हुआ है जो कि भूमि से बना हुआ है। इस एरिया को, ये जो आपका ज्वाइंट है बच्चे, इस ज्वाइंट को कहा जाता है आपका इस्तमस। ठीक है, और इसी का अगर मैं अपोजिट कर दूं, इधर भी आपका एक समुद्र है, इधर भी आपका समुद्र है, और इन 2 समुद्रों को जोड़ने के लिए जो है आपका एक जलमार्ग है। इस जलमार्ग को कहा जाता है आपका स्ट्रेट यानी कि संधि। ठीक है, तो दोनों में आपका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। जो आपका इस्तमस है ये भूमि की एक संकरी पट्टी होती है, जबकि जो स्ट्रेट होता है ये पानी की एक संकरी पट्टी होती है। ठीक है, उसमें आपका पानी होता है। तो दोनों सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है डिफरेंस के साथ में जो है इनमें आपका भिन्नता आ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। यहाँ पे पूछा हुआ है ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। ठीक है, कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड यानी कि भूमि की क्या है, एक पतली सी संकरी पट्टी है जो कि 2 बड़े बड़े महासागरों को जोड़ती है, 2 बड़े बड़े जो है आपके लैंड एरिया को जोड़ती है, 2 महासागरों को अलग करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका इस्तमस होगा। ठीक है, ना कि आपका स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट और इस्तमस में बच्चे आपका यही बेसिक सा डिफरेंस है। जो इस्तमस है वो आपका भूमि का बना होता है, भूमि का टुकड़ा होता है, और जो आपका स्ट्रेट है ये आपका पानी से बना होता है, जल का एक क्या होता है, संकरा मार्ग होता है, जल मार्ग होता है। ठीक है, स्ट्रेट को हिंदी में जो है संधि कहते हैं, जल संधि कहा जाता है, और इस्तमस को जो है आपका इस्तमस ही कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, काफी बेसिक से जो है आपका भूगोल का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगला है, दक्षिण कोरिया के सैमसंग एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नई बैटरी विकसित की जिसकी चार्जिंग स्पीड लिथियम आयन बैटरी से 5 गुना अधिक है। बैटरी की नई सामग्री किससे बनी हुई है। अब ये प्रश्न जो आपको पूछा हुआ ना बच्चे, ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, लेकिन ये आपको जनरल साइंस का भी हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जो नई बैटरी जो है ईवी जो इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उनमें जो आपका इस्तेमाल की जाती है बैटरी, एक तो लिथियम आयन की होती है बच्चे, और लिथियम के आयन के अलावा भी जो आपका नया प्रोडक्ट जो है आपका ये ढूंढा गया था जिसकी बैटरी बनाई थी वो था आपका ग्रेफिन। ठीक है, ग्रेफिन की बैटरी थी जो कि आपकी उसकी चार्जिंग स्पीड जो अभी इस्तेमाल होती है ईवी में लिथियम आयन बैटरी, इससे जो है 5 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ग्रेफिन बच्चे आपको याद रखना है, ग्रेफिन से जो है आपका, और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, ईयर टू ईयर जो है आपका ये चेंज होता रहेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। अब यहाँ पे देखेंगे 2018 का है क्योंकि पेपर आपका 2018 में हुआ था। यही प्रश्न जो है आपको अभी 2024 में अगर पूछ लिया जाए, 2024 यहाँ पे लिख लिया जाए, तभी भी आपका आंसर सिमिलर ही होने वाला है, क्योंकि बच्चे फिनलैंड जो है पिछले 5-6 सालों से लगातार जो है पहले नंबर पे फिनलैंड। ठीक है, और इस रिपोर्ट में आपको हिंदुस्तान की यानी कि इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। 143 देशों में आपका सर्वे किया गया था और भारत की जो रैंक है वो आपकी 126वीं है। ठीक है, 126वें स्थान पे जो है आपका इंडिया है। तो 2018 जो है आपका ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, लेकिन यही आपका जो रिपोर्ट है, यही जो आपका इंडेक्स है, ये दोबारा से भी रिपीट किया जा सकता है, दोबारा भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद आपको रखना है 2024 में जो है अगर पूछा जाए तो भारत की रैंक आपको याद रखनी है, और पहले नंबर पे पहले भी फिनलैंड था, अभी भी जो है आपका फिनलैंड ही बना हुआ है। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कौन से इंस्ट्रूमेंट का, कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है आपका मेजर करने के लिए ह्यूमिडिटी को। काफ़ी आसान सा प्रश्न है बच्चे। पायरोमीटर जो है आपका उच्च ताप को मापने के काम आता है, बैरोमीटर जो है आपका दाब को मापने का काम आता है, प्रेशर को मापने का काम आता है, और इसमें जो है आपका हाइग्रोमीटर, बहुत बेसिक सा और आसान सा प्रश्न है, अगर ये रिपीट होता है बच्चे तो आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कौन से साल में लड़ी गई थी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी एग्जामिनर का कोई भी एग्जाम दे ले आप लोग, क्यों फेवरेट है, आपने एक नाम सुना होगा मुगलों का। ठीक है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी, बाबर ने डाली थी। तो बच्चे मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी ना वो इस युद्ध के बाद ही पड़ी थी। पानीपत का जो पहला युद्ध था, यहाँ पे पूछा हुआ है पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। याद रखना 1526 में बच्चे आपकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, और इसमें जो है बाबर के द्वारा जो सम्राट माना जाता है, जो संस्थापक माना जाता है मुगल साम्राज्य का, बाबर के द्वारा जो है इब्राहिम लोदी को हराया गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो है आपका लोदी वंश का खात्मा होता है और मुगल साम्राज्य जो आपका शुरू होता है 1526 में। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है बहुत बार जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है, क्योंकि इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा है। हिस्ट्री में बच्चे क्या है, इतिहास में ना, इतिहास पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, घटनाएं हैं, बस वो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, आप लोग को टेक्निकल वाले एग्जाम्स देने होते हैं, आप लोग को टेक्निकल भी पूछा जाता है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो भी इवेंट आपकी हुई हैं, बहुत प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं, बस वो आपको पढ़ लेनी है। प्रमुख घटनाओं का मतलब मेरा किससे है, जिसमें कि इतिहास में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो गया हो। जैसे कि दिल्ली सल्तनत चलते हुए आ रही थी बच्चे, लोदी वंश चल रहा था, मजे से जो है आपका चल रहा था आगे, लेकिन तभी जो है बाबर की एंट्री होती है और बाबर जो है लोदी वंश को खत्म करके एक नया साम्राज्य शुरू कर देता है, और वो साम्राज्य जो है आगे आने वाले जो है 100 सालों तक भारत पे रूल करता है, मुगल साम्राज्य जिसे हम कहते हैं। तो इतिहास में बहुत बड़ा चेंज ये आपका माना जाता है। इसीलिए पानीपत का पहला युद्ध जो है बार बार जो है आपके प्रश्न पत्रों में आपको देखने को मिलता है। ईयर याद रखना, और बाबर इसे जीत दिया था बच्चे। ठीक है, युद्ध में कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था और कौन जीता था, ये 3 चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो बाबर जो है इसे जीता था 1526 में हुआ था, और बाबर यहीं पे नहीं रुका। बाबर ने जब तक बच्चे उसका देहांत नहीं हो गया, 1530 में जो है उसका देहांत हो गया था। 1530 से पहले जो है हर साल एक लड़ाई लड़ता है। ठीक है, 1526 में सबसे पहले पानीपत की पहली लड़ाई लगता है, उसके बाद में जो है आपका 1527 में जो है आपका वो बैटल ऑफ खानवा का युद्ध लड़ता है, फिर 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और 1929 में जो है आपका वो घाघरा युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो 27 में जो खानवा का युद्ध है ये होता है उसके राणा सांगे के साथ में, जो कि मेवाड़ का राजा था। ठीक है, उसके बाद में जो चंदेरी का युद्ध होता है बच्चे, ये आपका मेदिनी राय जो कि राजपूत राजा था उसके विरुद्ध ये लड़ता है। और तीसरा जो युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, वो जो है आपका महमूद लोदी के साथ में होता है, जो कि एक अफगानों का राजा था। ठीक है, तो अफगानों और मुगलों के बीच में जो है आपका ये जो घाघरा का युद्ध है ये हुआ था। और तीनों ही युद्धों में पानीपत को लगा करके टोटल 4 हो जाते हैं। चारों ही युद्धों में बच्चे आपका बाबर जीता था कंटिन्यूस।
साइमल्टेनियसली, ठीक है, चारों में वो जीतता है और 1529 में आपका आखिरी युद्ध होता है। 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1530 में जो है उसका अंत हो जाता है। उसके बाद में जो है हुमायूं आता है बाबर के बाद में, हुमायूं के बाद में जो है आपका अकबर आता है। इस तरीके से पूरी एक सीरीज़ है, वो जब मुगलों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है, फिर से बच्चे आपका उसका है करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा हुआ है 2018 में प्रसिद्ध बंगाली नाटक राजा के अंग्रेजी अनुवाद द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इसकी हस्ताक्षरित हार्ड कवर प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नीलामी में $700 में बेची गई थी। इस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है ना, ये आपको परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है नहीं बच्चे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका करंट का भी बहुत डीप का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको करवाया था उसमें हमने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखा था। इसमें अभी तक आप लोगों ने देख लिया 3 जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि इनके साइन इसमें थे, जो कि इसमें बेचा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डीप जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ज़्यादा डीप आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। अगला बच्चे, पेमा यांगसे मठ भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है। ये सारे के सारे जो है आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, और इनमें से जो है आपका सिक्किम में जो है आपका पेमा यांगसे मठ है। मठ यानी कि जहाँ पे बच्चे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं उस जगह को मोनेस्ट्री कहा जाता है, मठ कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जाना जाता है? राज्यसभा, इसे हमारी संसद के 3 अंग होते हैं। पहला बच्चे आपका लोकसभा होता है, दूसरा आपका राज्यसभा होता है, तीसरा जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो इनमें से जो उच्च सदन है वो कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है। उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष को कभी भी अलग से नहीं चुना जाता है, एक व्यक्ति होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर जगदीप धनखड़, ठीक है। याद रखिएगा इनका नाम तो बच्चे सभी के आपको नाम याद रखने हैं, जितने भी आपके चाहे वो संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पद हैं सभी के नाम आपको याद रखने हैं। वो किसी भी स्टेट के सीएम हो सकते हैं, किसी स्टेट के राज्यपाल हो सकते हैं जो करंट में आ रहे हैं, कहीं पे चुनाव हो रहा है, कहीं पे नए सीएम बन रहे हैं। अभी जो है पूरी की पूरी कैबिनेट आपकी नहीं बनी है, तो जो नए मंत्रालय जो नए मंत्री आए हैं कैबिनेट में वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बच्चे बनकर के तैयार हुआ था, कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। 1949 में जब आपका संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 थी। टोटल कितने थे? 7 थे। लेकिन उसके बाद जो है आपका 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1978 में, और एक जो है आपका मौलिक अधिकार हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। अब जो है 6 हो गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आपका क्या है? मौलिक अधिकार प्रदान करता है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए राइट टू वर्क है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, और इक्वलिटी हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, कार्य करने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 में आपका आता है, 32 में। और राइट टू इक्वलिटी, ये तो बच्चे दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो आपका यही है, समानता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, ठीक है। तो 3 तो है, एक नहीं है, वो है आपका राइट टू वर्क, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आखिरी प्रश्न था, और इसमें आपको किस तरीके से पूछा गया था? निम्नलिखित स्मारकों का मिलान सूची 2 में दिए गए संबंधित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों से करे जिन्होंने इसे बनाया है। देखिए हुमायूं का मकबरा है, यह भी आपका करंट में, ये भी पूछा जा सकता है। लाल किला है, बीबी का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखेंगे हुमायूं का मकबरा जो है आपका बेगम के द्वारा बनाया गया था, हुमायूं की याद में बनाया गया था। लाल किला जो है आपको याद रखना है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, यानी कि 1 का A और 2 का B, 1 का A और 2 का भी यहाँ पे देखिए पहले ही 2 ऑप्शंस में आपका आंसर बन जा रहा है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा जो है आपका बेगम ने बनाया था, लाल किला जो है शाहजहां ने बनाया था, बीबी का मकबरा जो है आपका ये आजम खां के द्वारा बनाया गया था, और फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा बसाया गया शहर है बच्चे, ठीक है। अकबर के द्वारा बसाया गया आपका शहर है। गुजरात विजय के बाद में अकबर के द्वारा बसाया गया था फतेहपुर सीकरी। आज ये वर्तमान में कहाँ है? ये आपका यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। अब अगर आज भी आप लोग एनालिसिस करेंगे इसका,
3 प्रश्न जो आपके करंट अफेयर्स के हैं, बाकी सारे के सारे जो है आपके स्टैटिक जीके के हैं। तो इसी तरीके से अभी भी आपको अपनी तैयारी रखनी है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर के ही आपका जीके है, बहुत हल्का हल्का पढ़ेंगे तो उससे आपका काम हो जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बच्चे। ठीक है, बहुत हिस्ट्री में भी अभी 2-3 आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, आपका पॉलिटी से जो है आपका फंडामेंटल राइट, पिछली बार भी हमने जो क्वेश्चन पेपर किया था वहाँ पे भी रिपीटेशन हुई थी, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट जो है आपको दोबारा देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहा था फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गया, इन 3 टॉपिक के आर्टिकल जितने भी हैं सारे के सारे आप लोग को देख लेने हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।